अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमें देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर हमने कंकरेंसी को कैसे कंट्रोल करना है। कंकरेंसी क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स जो है वो सेम डाटा को सेम टाइम पे एक्सेस करें तो कंकरेंसी आ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजिंग कंकरेंट ट्रांजेक्शन सच दैट द लाइन कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस इज मेंटेन्ड। ठीक है, अब जब हमने डाटा को सिंक्रोनाइज करना होता है, इसमें ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो हम ट्रांजेक्शन को सिंक्रोनाइज करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें डाटा की कंसिस्टेंसी को भी हमने मेंटेन रखना होता है और हमने ये देखना होता है कि हम मैक्सिमम कंकरेंसी जो है उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो ये एक ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए कंकरेंसी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इशू है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंकरेंसी के अंदर एनोमलीज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहली है लॉस अपडेट प्रॉब्लम। द इफेक्ट ऑफ सम ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द डेटाबेस। यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनके ऑपरेशंस जो हैं वो इस तरह से एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं होते और डेटाबेस में उनका इफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आता, ना ही हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो एक ये इशू है। दूसरा इशू है अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, यानी व्हेन टू और मोर ट्रांजेक्शन्स वर्क ऑन द सेम डाटा। ठीक है, जब आपकी दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही डाटा पीस के ऊपर काम कर रही हों तो आपके पास अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कि आपका एक ट्रांजेक्शन जो है वो अपडेट कर रही होती है डाटा को और दूसरी ट्रांजेक्शन जो है उसी डाटा को रोल बैक कर रही होती है, या तीसरी ट्रांजेक्शन जो है वो उसी डाटा को राइट कर रही होती है या रीड कर रही होती है। तो इसमें क्या आता है, ये आती है अनकमिटेड, यानी जिसको आप कमिट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन इवॉल्व हो जाती हैं। इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम क्या है? ए ट्रांजेक्शन इफ इट रीड्स द सेम डाटा आइटम मोर देन वंस शुड ऑलवेज रीड द सेम वैल्यू। यानी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि एक डाटा आइटम को रीड करे एक से ज़्यादा दफ़ा, तो वो फिर उसी डाटा आइटम को जो है उसी वैल्यू को अगेन जब भी हमने रीड करवाना हो तो उसको रिपीट कर सके, अगेन रीड कर सके। तो ये इसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। तो ये तीन इश्यूज थे। एग्जीक्यूशन हिस्ट्री और स्केड्यूल। स्केड्यूल हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें हमने सेट ऑफ ट्रांजेक्शन को, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो स्केड्यूल के एग्जीक्यूशन ऑपरेशन की जो हिस्ट्री डेवलप होती है उसको हम स्केड्यूल हिस्ट्री बोलते हैं। और ये इसमें पार्शियल ऑर्डर ओवर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं उनका ऑर्डर क्या था वो उसकी स्केड्यूल हिस्ट्री बनाता है। जैसे T1 जो है ये रीड एक्स, यानी एक्स हमारी कोई ट्रांजेक्शन है उसको रीड कर रहा है, देन राइट करता है और एंड पे कमिट कर देता है उसी ट्रांजेक्शन को। T2 में एक ट्रांजेक्शन रीड हो रही है, दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो राइट हो रही है। दोनों ट्रांजेक्शन एक्स और वाई दोनों राइट हो रही है, तीसरी ट्रांजेक्शन रीड हो रही है और फिर कमिट। और थर्ड जो हिस्ट्री है उसमें तीन ट्रांजेक्शन हैं एक्स वाई जी और तीनों राइट हो रही है, रीड हो रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये हिस्ट्री आ गई स्केड्यूल हिस्ट्री बोलते हैं इसको। Serializability क्या है? Transactions execute concurrently, but the net effect of resulting history upon the database is equivalent to some serial history. Transactions जो है वो concurrently मतलब सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही हैं, एक ही टाइम पे एक ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन जो आपका टोटल इफेक्ट है हिस्ट्री के ऊपर अपॉन डेटाबेस, यानी डेटाबेस की हिस्ट्री के ऊपर जो टोटल इफेक्ट पड़ता है उस कंकरेंसी का, उसमें क्या है वो इक्विवेलेंट होता है सीरियल हिस्ट्री। सीरियल हिस्ट्री ये वाली है। ठीक है, ये जो हमने देखी उसने कहा है कि ये इसकी इक्वल सीरियलाइजेबिलिटी की हिस्ट्री जो है वो होती है। इक्विवेलेंस जो होगा डेटाबेस का वो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यानी इक्विवेलेंसी हमने किन में देखी है? एक तो हमने कॉन्फ्लिक्ट में देखनी है और दूसरी हमने कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस में देखनी है। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस क्या है? द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ द conflicting operations belonging to unaborted transactions in two histories are the same। यानी दो हिस्ट्रीज हैं, जैसे एक हिस्ट्री ये है और एक हिस्ट्री ये है, इनकी बात हो रही है। इसमें उसने कहा है कि जो ट्रांजेक्शन अनएबॉर्टेड हैं, यानी अभी एबॉर्ट नहीं हुई, विद इन प्रोसेस हैं, उसके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन यानी ऑपरेशंस का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो चेक करना है। अगर तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस होता है। और ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या है? यानी
दो इनकम्पैटिबल ऑपरेशंस रीड एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट इफ दे बोथ एक्सेस द सेम डाटा। यानी जैसे यहाँ पर है, ये हमारी एक ही ट्रांजेक्शन है, इसमें रीड भी है राइट भी है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। Serializability in distributed database management system. Somewhat more involved, two histories have to be considered. यानी जब आपने serializability की बात करनी है तो आपने दो histories को उसमें consider करना है, एक आपकी local history और एक आपकी global history। ग्लोबल ट्रांजेक्शन जब आपने परफॉर्म करानी होती है तो उसके लिए आपको ग्लोबल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है। आपको ज़रूरी होता है कि उसमें आपकी ग्लोबल हिस्ट्री जो है वो सीरियलाइजेबल हो, और उसके लिए आप दो कंडीशन नेसेसरी हैं कि हर लोकल हिस्ट्री वो भी सीरियलाइजेबल हो, तो आपकी ग्लोबल हिस्ट्री जो है वो सीरियलाइजेबल होगी। और दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जो है शुड बी इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर इन ऑल ऑफ द लोकल हिस्ट्रीज। लोकल हिस्ट्रीज के अंदर भी आपके जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए, वेयर दे अपीयर टुगेदर। जहाँ पे भी वो पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं पे भी अगर वो अपीयर होते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं ग्लोबल ट्रांजेक्शन के सीरियलाइजेबल होने की। कंकरेंसी अब आ जाती है तो उसको कंट्रोल किस तरीके से करना है। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कुछ पेसिमिस्टिक हैं और कुछ ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक में हमारे पास टू फेज लॉकिंग है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग है, ठीक है, इनके आगे फर्दर टाइप्स हैं, और थर्ड वन इज हाइब्रिड। ये पेसिमिस्टिक है। और ऑप्टिमिस्टिक में हमारे पास लॉकिंग बेस्ड है और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग बेस्ड है। लॉकिंग बेस्ड एल्गोरिथम क्या होता है? ट्रांजेक्शंस इंडिकेट देयर इंटेंशंस बाय रिक्वेस्टिंग लॉक्स फ्रॉम द शेड्यूलर। यानी लॉक मैनेजर जो होता है ट्रांजेक्शन को कह रहे हैं कि इंडिकेट करते हैं अपनी इंटेंशंस, बता देती है कि उसने क्या परफॉर्म करवाना है। रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी चीज़ लॉक के अंदर होती है जो वो स्केड्यूलर से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। लॉक क्या होता है एक्चुअली? ये हमारा स्टेटस होता है आइटम्स का विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल ऑपरेशन। यानी जितने ऑपरेशंस हमने एक ट्रांजेक्शन में करवाने हैं उसके रिस्पेक्टिव, उसके लिहाज से आपका आइटम जो है उसका स्टेटस क्या है, यानी ट्रांजेक्शन का स्टेटस क्या है। ये यूज़ होता है एज अ मीन्स ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्सेस बाय कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस आइटम, ठीक है। इसमें हमने डेटाबेस आइटम जो है उसकी जब इसमें कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन यानी सिमिलर ट्रांजेक्शन हमने परफॉर्म करानी होती हैं तो उनको हमने सिंक्रोनाइज करना होता है। उसके लिए हमें लॉक की ज़रूरत पड़ती है। लॉक के अंदर हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है, यानी इसमें आपके पास सेट ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्डर इनका और सारा वो चीज़ जो है वो ऐड होती है। लॉक जो है वो रीड लॉक भी हो सकता है जिसको हम शेयर लॉक बोलते हैं, और राइट लॉक भी हो सकता है जिसको हम एक्सक्लूसिव लॉक बोलते हैं। लॉक read locks and write locks conflict both because read and write operations are incompatible। अब यहाँ पर जो है conflicting operations है, जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है कि रीड लॉक और राइट लॉक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं क्योंकि उनके जो है ऑपरेशन वो इनकम्पैटिबल हैं। जहाँ पर रीड लॉक के साथ होगा कंबाइन वहाँ पे येस, जहाँ पे ये दोनों डिफरेंट आएंगे वहाँ पे नो, ठीक है। यानी जहाँ पे दो ऑपरेशन होंगे वहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होगी, और यहाँ पे भी इसी तरह से ये है, लेकिन सेम ऑपरेशन के लिए आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। लॉकिंग वर्क्स नाइसली टू अलाउ कॉन्करेंट प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। लॉकिंग जो है वो आपने तब करनी होती है जब अपनी ट्रांजेक्शन को कॉन्करेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Two-phase locking, 2PL। A transaction lock an object before using it। ट्रांजेक्शन जो है, जो भी ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑपरेशन के साथ डिनोट किया है कि वो ऑपरेशन को पहले लॉक कर देगा। जो उसने डाटा आइटम सेंड करना है उसको पहले लॉक कर देगा। When an object is locked by another transaction, the requesting transaction must wait। अब अगर उसी डाटा आइटम को किसी दूसरी ट्रांजेक्शन में भी लॉक करना है, यानी उसने अपने ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कराने हैं, तो उसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी जो लॉक लगा हुआ है पहली ट्रांजेक्शन का, पहले वो एग्जीक्यूट होगा देन नेक्स्ट होगा। मैंने ट्रांजेक्शन रिलीजेज द लॉक इट में नॉट रिक्वेस्ट द लॉक। लेकिन जब एक ट्रांजेक्शन जो है वो कह रहा है कि आपका लॉक रिलीज कर देती है, इसका मतलब है कि उसने जितने ऑपरेशन थे वो सारे परफॉर्म कर लिए, जितने फेजेस थे ट्रांजेक्शन के वो सारे परफॉर्म कर लिए, और अब उसको किसी भी और लॉक की ज़रूरत नहीं है। टू फेज लॉकिंग में आपके पास क्या होता है?
यहाँ से आपने अपनी ट्रांजेक्शन फेज 1 में स्टार्ट की बिगिन से, ठीक है। ये अपवर्ड एरो जो है इसका मतलब ऑब्टेन लॉक, यानी जितने लॉक्स जो है वो मैक्सिमम आए, और ये जो डाउनवर्ड है इसका मतलब रिलीज लॉक, ठीक है। अब जितने वो लॉक लेता जा रहा है साथ साथ उसको रिलीज करता जा रहा है। फेज 1 में उसने लॉक पहले ले लिए और उसके बाद उसने स्टेप बाय स्टेप उसको रिलीज कर दिया। ये आपकी बिगिन हुई ट्रांजेक्शन और ये एंड हो गई, ये आपकी 2PL हो गई, ठीक है, यानी 2 फेज लॉकिंग। स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होगा, होल्ड लॉक अंटिल द एंड। आपकी ट्रांजेक्शन बिगिन हुई, उसने लॉक लेने शुरू किए, ठीक है, यहाँ तक उसने मैक्सिमम पॉइंट तक लॉक जितने वो ले सकता था उसने लिए। उसके बाद लॉक ऑब्टेन करने के बाद पीरियड ऑफ डाटा आइटम यूज, जितनी देर के लिए उसने डाटा आइटम को यूज करना था उसने उसको यूज किया। उस टाइम पीरियड के बाद उसने लॉक जो थे सारे के सारे एक ही दफ़ा में रिलीज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 फेज में आपके स्टेप बाय स्टेप सारे लॉक जो थे वो रिलीज हुए थे, जबकि इसमें आपके पास एक टाइम में सारे लॉक रिलीज हो गए, इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट 2PL कहते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम में आपके पास क्या होता है, एक 2PL स्केड्यूलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉक की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, इसके बाद लॉक ग्रांट हुई, ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, सारे ऑपरेशन एंड हो गए और लॉक रिलीज हो गया। इसमें आपके पास क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है इसीलिए एक ही स्केड्यूलर जो है वो एनफ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूल्स में आपके पास मल्टीपल जो होती है ट्रांजेक्शन होती हैं, मल्टीपल साइट्स होती हैं, इसीलिए आपको स्केड्यूलर जो है वो हैंडल करता है लॉक रिक्वेस्ट को फॉर डाटा एट दैट साइट। हर साइट के ऊपर उसको एक स्केड्यूलर चाहिए होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। तो जो काम ये एक सेंट्रल कर रहा था वो यही काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड में हर एक साइट के ऊपर इंडिविजुअली परफॉर्म होगा। अब इसकी आप ये आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट की लॉक, ऑपरेशन परफॉर्म हुए, एंड ऑफ ऑपरेशन हुए, ठीक है, ये रिलीज लॉक, ये एक साइट का आपका है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर जितनी साइट्स होंगी उन हर साइट के अंदर ये ऑपरेशन पूरा परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम स्टैम्प हम यूज़ करते हैं जब हमने आइडेंटिफाई करना हो अपनी ट्रांजेक्शन का स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। इस टाइम स्टैम्प के अंदर हमने ट्रांजेक्शन को जो स्टार्ट करना होता है उस टाइम को हम टाइम स्टैम्प कहते हैं। इसमें हमारे पास डाटा भी इन्वॉल्व होता है और डाटा के साथ साथ उसका टाइम, ठीक है, स्टार्ट टाइम जो है या एंड टाइम वो हमें इसमें टाइम स्टैम्प के अंदर बताना होता है। ट्रांजेक्शन टी इज असाइंड ए ग्लोबली यूनिक टाइम स्टैम्प TS, ठीक है। हमने एक TI ट्रांजेक्शन जर्नल ले लिया और उसको टाइम स्टैम्प TS जो है वो असाइन कर दिया। ट्रांजेक्शन मैनेजर अटैच द टाइम स्टैम्प टू ऑल ऑपरेशंस इशूड बाय द ट्रांजेक्शन। अब उस ट्रांजेक्शन के जितने ऑपरेशंस थे, यानी उन ऑपरेशंस को उसने डाटा का है, उन पूरे ऑपरेशंस के साथ उसने टाइम जो है वो अलॉट कर देना है कि इस टाइम के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। ईच डाटा आइटम इज असाइंड ए राइट टाइम स्टैम्प। अब उसमें ऑपरेशंस के साथ राइट भी होगा टाइम और रीड भी होगा। RTS जो है वो राइट टाइम स्टैम्प के है, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी रीड और एक्स। एक्स हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर लार्जेस्ट टाइम जो है किसी भी ट्रांजेक्शन को रीड करने के लिए जो है वो RTS, और WTS जो है लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑन एनी राइट ऑन एक्स। कोई भी ट्रांजेक्शन हमने राइट करनी हो तो उसके ऊपर कितना टाइम होगा। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आर रिजॉल्व बाय टाइम स्टैम्प ऑर्डर। अब अगर ऑपरेशन जो हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हमने उनमें टाइम स्टैम्प ऑर्डर लगा देना है, यानी वो अपने अपने टाइम के अंदर उनको टाइम अलॉट कर दिया जाएगा और वो उसके अंदर अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग क्या होती है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग ट्राइज टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन एज सून एज इट रिसीव्स। यानी बेसिक जो हमारा फॉर्मल ट्रांजेक्शन है, टाइम स्टैम्प है, उसने क्या करना होता है, जैसे ही उसको कोई ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन मिला है उसने एज सुन एज इट पॉसिबल यानी जितनी जल्दी हो सकता है उसको उसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करा देना है। जब कंजर्वेटिव में क्या होता है, डिलेज आ जाते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प डिलेज ईच ऑपरेशन अंटिल देयर इज एन एश्योरेंस दैट इट विल नॉट बी रीस्टार्टेड। अब टाइम स्टैम्प कंजर्वेटिव जो है उसमें क्या होगा, टाइम डिले आ जाएगा। डिले में हमने एश्योरेंस इस चीज़ की करानी होती है कि ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो दोबारा से ये रीस्टार्ट नहीं होगी या इसमें कोई एरर नहीं आएगा। एरर इन सेंस के नो अदर ऑपरेशन विद ए स्मॉलर टाइम स्टैम्प कैन अराइव एट द स्केड्यूलर। कॉन्फ्लिक्ट हमने रिजॉल्व करना है ना,
तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उसने कहा है कि कोई भी दूसरा ऑपरेशन जो है जिसका टाइम स्टैम्प हमने स्मॉलर यानी छोटा रखा हो, वो स्केड्यूलर के ऊपर उस टाइम पे ना आए जब ये स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, और नोट दैट द डिले में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेडलॉक्स, और ये कि आपके जो डिलेस हैं उससे डेडलॉक जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज़ की एश्योरेंस जो है वो चाहिए होती है कि वो ना हो, डेडलॉक भी ना हो और कंकरेंसी भी कंट्रोल हो जाए, तो वो कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डर में आती है। कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम्स जो हमने देखे थे पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक जो होता है उसमें ऑर्डर आपका क्या है, पहले आपकी ट्रांजेक्शन वैलिडेट होती है, देन रीड, देन कंप्यूटेशन उस पर परफॉर्म होती है और एंड पे वो राइट होती है। जबकि ऑप्टिमिस्टिक में सबसे पहले वो रीड होगी, फिर उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म होगी, कंप्यूटेशन यानी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद उसको वैलिडेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके बाद उसको राइट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक कन्वर्सिकल एल्गोरिथम जो है ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन मॉडल डिवाइड इनटू सब ट्रांजेक्शंस ईच ऑफ विच एग्जीक्यूट एट ए टाइम। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात हो रही है तो उसमें हमने ट्रांजेक्शन मॉडल जो है उसमें डिवाइड कर देना है सब ट्रांजेक्शन्स के अंदर उसको, और वो सब ट्रांजेक्शन जो है वो हर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी। टी आई जे उसने कहा है ट्रांजेक्शन टी आई है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है जे साइड के ऊपर। ठीक है, ट्रांजेक्शंस रन इंडिपेंडेंटली एट ईच साइड, हर साइड के ऊपर ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली रन करती है अनटिल दे रीच द एंड ऑफ देयर रीड फेज, जब तक वो अपने रीड फेज के एंड तक नहीं पहुंच जाती तब तक जो है ट्रांजेक्शन रन करती रहती है। ऑल सब ट्रांजेक्शंस आर असाइंड ए टाइम स्टैम्प एट द एंड ऑफ देयर रीड फेज, जब वो रीड फेज पे पहुंच जाती हैं तो तमाम सब ट्रांजेक्शन यानी जो ट्रांजेक्शन को हमने डिवाइड किया हुआ था वो तमाम सब ट्रांजेक्शन जो है उनको हमने टाइम स्टैम्प दे देना है, टाइम उनके साथ अलॉट कर देना है। फिर उसके बाद वैलिडेशन टेस्ट जो है परफॉर्म ड्यूरिंग द वैलिडेशन फेज, वैलिडेशन फेज के अंदर हमने वैलिडेशन टेस्ट करना है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है यानी मेन ट्रांजेक्शन जो है फेल हो जाती है ये वाली, ठीक है, तो सब ट्रांजेक्शन जो हैं वो तमाम रिजेक्ट हो जाएंगे और हमारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं होगी। यानी यहाँ पर वैलिडेट में आपकी ट्रांजेक्शन आई, उसको हमने सब ट्रांजेक्शन में डिवाइड किया था आगे, लेकिन आपकी मेन ट्रांजेक्शन जो है वो ही वैलिडेट नहीं हो सकी, फेल हो गई, तो हमने बाकी सारी रिजेक्ट कर देनी है। और अगर वो वैलिडेट हो जाती है तो वो रीड फेज में जाएगी, अपना रीड फेज कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटेशन होगी, उसमें कंप्यूटेशन के अंदर हमने उसको टाइम अलॉट करना है। टाइम अलॉट में ये होगा कि वो बारी बारी अपने अपने टाइम में राइट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल वैलिडेशन टेस्ट जो है इसमें क्या होता है कि इफ ऑल ट्रांजेक्शंस हैव कंप्लीटेड देयर राइट फेज, यानी तमाम ट्रांजेक्शंस ने अगर अपना राइट फेज कंप्लीट कर लिया है बिफोर फर्स्ट ट्रांजेक्शन हैज स्टार्टेड इट्स रीड फेज, देन वैलिडेशन सक्सीड्स। यानी तमाम ट्रांजेक्शंस जिसने अपना राइट फेज कंप्लीट कर लिया यानी यहाँ पर पहुँच गई, ये वाली की बात हो रही है, राइट फेज में पहुँच गई, तो इसका मतलब क्या है कि वैलिडेशन आपकी सक्सीड हो गई। अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन है उसने रीड फेज में एंटर होना है, उससे पहले उसने वैलिडेट होना है, तो अगर वो एंटर हो जाती है रीड फेज में तभी वो राइट फेज तक पहुंचेगी। तो रीड फेज में एंटर हो गई इसका मतलब है आपकी वैलिडेशन सक्सेस है। ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन इन द सीरियल ऑर्डर, आपकी ट्रांजेक्शन जो है ऑप्टिमिस्टिक में सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। राइट, वैलिडेट, रीड, वैलिडेट, राइट, रीड, वैलिडेट, राइट, ये जो इसमें सारा प्रोसेस है वो कवर हो रहा होता है। डेडलॉक क्या होता है? ए ट्रांजेक्शन इज डेडलॉक इफ इट इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन ब्लॉक्ड अंटिल देयर इज एन इंटरवेंशन। ट्रांजेक्शन जो है अगर अपनी ऑपरेशन के दरमियान ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेडलॉक क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे ये ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ से यहाँ तक चली गई, आगे इसका कोई पाथ नहीं था, ठीक है, इसको कोई और वे नहीं मिला, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो डेडलॉक स्टेट में चली गई। लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम्स मे कॉज डेडलॉक। अगर हम लॉकिंग बेस्ड एल्गोरिथम्स करेंगे यूज़ तो उसमें से डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग बेस्ड एल्गोरिथम्स दैट इन्वॉल्व वेटिंग मे कॉज डेडलॉक्स, और टाइम स्टैम्प में भी जिसमें डिलेज आ जाते हैं, मतलब कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प की बात हो रही है, तो उसमें भी डेडलॉक आपका क्रिएट हो सकता है। वेट फॉर ग्राफ्स क्या है? इफ ए ट्रांजेक्शन टी आई वेट्स फॉर अनदर ट्रांजेक्शन टी जे टू रिलीज ए लॉक ऑन एन एंटिटी, देन टी आई, और ये साथ उसने इंडिकेट कर दिया टी जे को इन वेट ग्राफ, टी आई वेट फॉर ग्राफ और इन द डब्ल्यू एफ जी यानी वेट फॉर ग्राफ। इसमें ये बात की जा रही है कि अगर एक ट्रांजेक्शन जो है
वेट फॉर एन अदर ट्रांजेक्शन टीजे टू रिलीज ए लॉक, यानी एक लॉक जो है वो रिलीज करे टीजे। तब तक जब वो रिलीज करेगा तो टीआई अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुका होगा, ठीक है। तो आप डेडलॉक जो है उसको वो कर सकते हो ओवरकम। डेडलॉक को मैनेज किस तरह से किया जाता है? पहली बात इग्नोर करें, लेट द एप्लीकेशन प्रोग्रामर डील विद इट और रीस्टार्ट द सिस्टम। यहाँ सिस्टम को रीस्टार्ट करें और प्रोग्रामर को डील करने में। दूसरा है उसको प्रिवेंट करना, ग्रांटिंग दैट डेडलॉक्स कैन नेवर अकर इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहले फेज के अंदर डेडलॉक नहीं आएंगे। चेक ट्रांजेक्शन व्हेन इट इज इनिशिएटेड रिक्वायर्स नो रन द टाइम कोड, इसमें हमने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट में ही चेक कर लेना है, अगर तो उसमें पॉसिबिलिटी हो डेडलॉक की तो आप उसको तभी उसमें टाइम अलॉट कर दें या फिर उसको अबॉर्ट कर दें, ठीक है। प्रिवेंशन के बाद है अवॉइडेंस, डिटेक्टिंग पोटेंशियल डेडलॉक्स इन एडवांस एंड टेकिंग एक्शन टू इंश्योर दैट डेडलॉक विल नॉट अकर रिक्वायर्स रन टाइम सपोर्ट। इसमें हमारे पास टाइम सपोर्ट रिक्वायर होती है, यानी इसमें आपने टाइम अलॉट करना होता है। अगर आपने डिटेक्ट कर लिया कि पोटेंशियल यानी डेडलॉक्स जो हैं वो आगे फ्यूचर में आ सकते हैं, तो आपने पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन ले लेना है और आपने क्या करना है, डेडलॉक को टाइम जो है वो असाइन कर देना है एक ट्रांजेक्शन को, ताकि डेडलॉक जो है वो आगे क्रिएट ना हो सके। ये उसकी एक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी है। डिटेक्शन एंड रिकवरी है, अलाउइंग डेडलॉक्स टू फॉर्म एंड देन फाइंडिंग एंड ब्रेकिंग देम। आप अलाउ करो कि डेडलॉक बनते जाएं, उसके बाद आप डेडलॉक को डिटेक्ट करो और फाइनली उनको ख़त्म कर दो एज इन द अवॉइडेंस स्कीम। दिस रिक्वायर्स रन टाइम फॉर, जैसे अवॉइडेंस में हमें टाइम रिक्वायर था, इसमें भी टाइम रिक्वायर होता है। डेडलॉक को प्रिवेंट किस तरह से किया जाता है? ऑल रिसोर्सेज विच मे बी नीडेड बाय ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्री डिक्लेयर, यानी तमाम रिसोर्सेज जो ट्रांजेक्शन जिनको रिक्वायर है, जिन्होंने ट्रांजेक्शन को यूज़ करना है, वो पहले से हमने क्लियर कर देने सारे, ठीक है। एवेल्युएशन क्या है? रिड्यूस कंकरेंसी ड्यू टू प्री एलोकेशन, जो हमने रिसोर्सेज पहले से एलोकेट करने हैं उनकी एवेल्युएशन करनी है और उसमें कंकरेंसी जो है हमने पॉसिबिलिटी ये करनी है कि वो रिड्यूस हो, यानी कम से कम कंकरेंसी आए। और एवेल्युएटिंग वेदर एंड एलोकेशन इज सेफ लीड्स टू एडिड ओवरहेड, और एवेल्युएट करना है कि जो एलोकेशन आ रही है वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। अवॉइडेंस डेडलॉक की क्या है? ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ए प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी में उसने नहीं करना कि उसको पहले से ही जब आपने स्टार्ट करना हो तो उसको रिसोर्सेज चाहिए हो कि जनाब डेडलॉक जो है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हमें अभी ये श्योर नहीं होता कि आपका डेडलॉक क्रिएट होगा भी या नहीं। तो ट्रांजेक्शन्स आर अलाउड टू प्रोसीड अनलेस ए रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज अनअवेलेबल, तो ट्रांजेक्शन को हमने तब तक एग्जीक्यूट कराना है जब तक वो रिसोर्स जिसकी उसको रिक्वायरमेंट थी वो उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ट्रांजेक्शन में भी अलाउड टू वेट फॉर ए फिक्स टाइम इंटरवल, तो हमने उसमें क्योंकि टाइम स्टैम्प लगा दिया होगा, टाइम पीरियड टाइम स्पोर्ट दी होगी, हमने क्या करना है, ट्रांजेक्शन को अलाउ करना है कि वो थोड़ी देर के लिए वेट करें कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। ऑर्डर आइदर द डाटा आइटम और द साइट एंड ऑलवेज रिक्वेस्ट लॉक इन दैट ऑर्डर। अब हमने लॉक जो है वो रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डाटा सारा सीक्वेंस होगा और उसमें सिंक्रोनाइजेशन होगी ऑपरेशंस की। अब ये अगर हम लॉक इस फेज के अंदर आके डिटेक्ट करेंगे तो उसमें क्योंकि ऑर्डर वाइज सारे ऑपरेशंस होंगे और हमने उनको जो है वो टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है अवॉइडेंस के अंदर, तो आपका डेडलॉक जो है वो मैनेज हो जाएगा। मोर अट्रैक्टिव दैन प्रिवेंशन इन डेटाबेस इन्वायरमेंट, डेटाबेस में प्रिवेंशन से ज़्यादा आपकी अवॉइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डिटेक्शन में क्या है? ट्रांजेक्शन्स आर अलाउड टू वेट फ्री। अब ट्रांजेक्शन जो है वो वेट कर रही है कि कंकरेंसी जो है या कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, तो वेट फॉर ग्राफ्स और साइकिल्स इसमें यूज होंगे। टोपोलॉजीज फॉर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम में सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, हायरार्किकल, मतलब ये 3 टोपोलॉजीज हैं और इनके अंदर हमने वेट फॉर ग्राफ और या साइक्लिक प्रोसेसेस जो है उनको लगाकर डेडलॉक को डिटेक्ट करना है। डेडलॉक अवॉइडेंस की जो एल्गोरिथम है, वेट डाई एल्गोरिथम है एक, और एक है बाउंड वेट एल्गोरिथम। वेट डाई एल्गोरिथम क्या है? इफ टी एस टी आई लेस देन टी एस टी जे, यानी ट्रांजेक्शन जो है कोई टी आई उसका टाइम जो हमने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वो टी जे से एक ट्रांजेक्शन का दूसरी ट्रांजेक्शन से लेस है देन टी आई वेट्स, तो टी आई क्या करेगी? वेट करेगी, एल्स टी आई डाई, यहाँ टी आई जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी। नॉन प्रीएम्प्टिव है, टी आई नेवर प्रीएम्प्ट्स टी जे, यानी टी आई जो है वो कभी भी टी जे को प्रीएम्प्ट नहीं करेगी। प्रेफर यंगर ट्रांजेक्शंस,
इसमें आपकी जो शॉर्टर ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी जिनका टाइम जो हमने अलॉट किया है वो थोड़ा था, तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये है आपका वेट डाई एल्गोरिथम। उसके बाद है वेट बाउंड एल्गोरिथम। वेट बाउंड एल्गोरिथम में क्या होता है, वेट बाउंड एल्गोरिथम में क्या होता है, इफ TI मतलब टाइम स्टैम्प जो हमने TI को दिया था वो लेस देन TJ है, तो TJ बाउंडेड, TJ जो है वो वेट करेगा, एल्स TI वेट्स। तो जब तक TJ जो है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो TI वेट्स करेगा। प्रीएम्प्टिव क्या होगा इसमें हमारे पास के TI प्रीएम्प्ट्स TJ इफ इट इज यंगर। TI जो है वो TJ को पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी PM का मतलब है कि वो पहले अटेम्प्ट करने देगा TJ को कि वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, अगर उसका टाइम जो है वो शॉर्ट है। प्रेफर्स ओल्डर ट्रांजेक्शन, इसमें बाउंड वेट के अंदर जो है वो ओल्डर ट्रांजेक्शन उनको प्रेफर किया जाता है, यानी जिनका टाइम ज़्यादा होता है। कंकरेंसी जनाब अब कंट्रोल हो गई है। कैसे कि नॉन सीरियलाइजेबल हिस्ट्रीज हो, इसमें ऑर्डर शेयर्ड लॉग्स होते हैं, इसमें सिमेंटिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी यूज। आप सिमेंटिक्स यानी मीनिंग जो है ट्रांजेक्शन के वो यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशंस के। Look at the semantic compatibility of operations rather than simply looking at reads and writes. Read और write की जगह आपने operations की compatibility को भी देखना है। अगर तो वो semantically ठीक हैं, compatible हैं, तो वो हो जाएंगे serializable history में, वरना वो non serializable होंगे। नेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स नेस्टेड हों, यानी एक ट्रांजेक्शन विद इन अनदर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के अंदर जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती है विद इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, वो नेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन होती है। इसमें क्लोज नेस्टेड ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं और ओपन नेस्टेड भी होती हैं और मल्टी लेवल भी होती हैं। क्लोज मतलब आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब तर होती हैं, जिनमें ऑपरेशंस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग आते हो और सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो, और ओपन ट्रांजेक्शन जो हैं उसमें ऑपरेशन डिफर कर सकते हैं। मल्टी लेवल ट्रांजेक्शन में आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं।